व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री है क्या? तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है ये जहाँ पर हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर हर जो भी स्टडी होगी वो सरफेस के बारे में होगी, ठीक है। तो ये हमारी सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन, सेकेंड पार्ट है कैटालिसिस एंड थर्ड पार्ट है कोलाइजन, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है। तो फर्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन, सेकेंड इज कैटालिसिस, थर्ड इज कोलाइजन। तो जो पहला है हमारा पार्ट, हम आज इसको पहले पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। बहुत ही छोटा पार्ट है ये हमारा एडजॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर एडजॉर्प्शन है और एक हमें पता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होती है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो है क्या एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन जो होता है वो हमारा एक सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब सरफेस कैसे, अभी हम आपको इसको बताते डिक्टेट कर रहे हैं। सरफेस फिनोमिना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसे मान लीजिए ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े को हमने पानी में डिप कर दिया, ठीक है। पानी में डिप कर देना और तुरंत ही हटा लेना, मतलब हल्का सा उसको डिप किया हटा लिया। तो जब हटा लेंगे तुरंत ही तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आ गए तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी एडजॉर्प्शन, मतलब सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे आ गए तो ये एडजॉर्प्शन हुआ। लेकिन अगर हम लकड़ी को जैसे रख दें, अंदर वो पानी में डिप रहेगा तो ये जो अंदर तो सरफेस हो गया ना, ये अंदर की ओर अगर लकड़ी के मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल में पानी चला गया, लकड़ी के अंदर मॉलिक्यूल्स में पानी के मॉलिक्यूल अगर चले जाते हैं तो बल्क फिनोमिना हो जाता है। बल्क मतलब बहुत सारा बल्क में हो जाता है, तो ये फिनोमिना हमारा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। समझ में आया? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है? एब्जॉर्प्शन एक हमारा सरफेस फिनोमिना होता है और एब्जॉर्प्शन हमारा एक बल्क फिनोमिना होता है। कैसे होता है ये आपने समझा। एब्जॉर्प्शन में हमारी 2 चीजें आती हैं, एक हमारा आता है एड्सॉर्बेट और दूसरा आता है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, ठीक है। 2 चीजें हमारी आती हैं, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। है क्या? जो हमारा सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है वो एड्सॉर्बेट कहलाता है और जो सरफेस पे उसको जिसको वो करता है वो एब्जॉर्ब, वो एब्सॉर्बेट होता है। मतलब कि अगर हम ये समझे तो एब्सॉर्बेट हो गया ये पानी के मॉलिक्यूल्स, एब्सॉर्बेंट हो गया ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा। समझ में आया कि एब्सॉर्बेट क्या हो गया? जो हमारा उसमें आपका एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब जो सरफेस पे आ रहा है एब्सॉर्बेट हो गया। लकड़ी का टुकड़ा हमारा क्या कहलाएगा? एब्सॉर्बेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा समझ में आया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है क्या? एक सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंजमेंट होता है। एब्सॉर्बेट क्या हो गया? जो खुद ही एब्सॉर्ब हो रहा है वो एब्सॉर्बेट होगा। एब्सॉर्बेंट हो गया जिस सरफेस को वो सरफेस जो एब्सॉर्बेट को एब्सॉर्ब कर रही है। समझ में आया? तो ये तो हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन का मैटर पूरा। यहाँ पर हमारे 2 है, एक फिजियोशॉप्शन है जो फिजिकल है, एक हमारा केमिकल है, ठीक है। केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर हम इसको देखते हैं फिजिकली, आपको पता है जो फिजिकली जैसे अट्रैक्शन है, तो फिजिकली अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे वॉन डेर वाल्स फोर्स हो गया आपका, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हमारी फिजिकली में आते हैं। केमिकली क्या होता है? केमिकली अट्रैक्शन से हमारे बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है आयनिक और कोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं और शेयरिंग से बनते हैं, तो वो हमारा केमिकली में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुछ हमारा इसके डिफरेंसेस भी हैं अगर हम बात करते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये जो इसका फिजिकल का अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मतलब इसका जो वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है वो वीक होता है,
सरफेस से, और यहाँ पर इसका ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, यहाँ पर नया केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हमने बताई थी कि ये एक स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक नहीं होता है, और एक कुछ स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि स्पेसिफिक की बात भी अगर हम करते हैं, स्पेसिफिक क्या है, मतलब कि देखिए यहाँ पर जैसे यही है लकड़ी का टुकड़ा था, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है क्या कि ये मॉलिक्यूल्स ऊपर है तो ये आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर ये अंदर चला गया केमिकली में तो फिजिकली हो गया, अगर केमिकली की बात करते हैं तो ये है ऐसे अंदर हो गया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ गए हो। तो यहाँ पर क्या हो गया ये, इसलिए ये हमारे स्पेसिफिक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, और हम एक नई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे हमारा नया बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, ये हमारा रिवर्सिबल होता है, यहाँ पर ये आ सकता है जा सकता है, अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बता सकते हैं आपको कि ये हमारा कैसे एक दूसरे से डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक हमारा कि हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे चलिए है इसके आगे हम जो बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ पे एक हम ग्राफ खींचेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। आइसोथर्म का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो एक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये आया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम प्रेशर को दिखाएंगे, यहाँ पर हम x बाई एम को दिखाएंगे। मतलब x बाई एम का क्या है, जो m है वो हमारा मास है। ठीक है, और जो मास किसका है, जो मास जो है वो हमारा एब्जॉर्बेंट का है, और जो x है वो हमारा मास होगा उस गैस का जो एब्जॉर्ब हो रहा होगा। समझेंगे, x जो है वो है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, और जो m है वो है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, अब आप ये बात समझिएगा कैसे ये ग्राफ आ रहा है। ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये हमारा सरफेस हो गया, यहाँ से हम गैस को भेज रहे हैं प्रेशर से। अब देखिए जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 ही मॉलिक्यूल है केवल प्रेशर का, अब यहाँ पर कभी ये आएगा कभी ये आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही एक्स वैल्यू क्या होगी इसकी, ऐसे बढ़ती जाएगी। देखिए, लेकिन वैल्यू जो बढ़ती जा रही है उसके बाद आपको पता है कि एक समय ऐसा आता है हम कितना भी प्रेशर बढ़ा ले, जब यहाँ पे सारे पूरे सरफेस इसमें भर जाएगा। समझिए पूरा सरफेस मॉलिक्यूल से भर गया। अब यहाँ पर हम चाहे कितना भी प्रेशर लगा लें तो हम मॉलिक्यूल को, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को यहाँ नहीं, अब क्योंकि पूरा सरफेस तो मॉलिक्यूल से भर चुका है, तो दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ आएगा। तो हम चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा ले, वो मॉलिक्यूल वहां पे जितने थे उतने ही भरे होंगे। तो एक समय के बाद ये प्रेशर हम चाहे जितना बढ़ा ले, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। समझ रहे, ये चीज हमारी कांस्टेंट हो गई। तो इसका एक फॉर्मूला भी हम बताते हैं कि x बाई एम इज इक्वल्स टू k p 1/n, वेयर k और 1/n क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के, कि प्रेशर जैसे जैसे होगा उसकी वैल्यू वैसे वैसे डिपेंडेंट। प्रेशर जितना बढ़ेगा x बाई एम की वैल्यू बढ़ेगी, प्रेशर जितना कम होगा x बाई एम की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लॉग के फॉर्म में भी बता सकते हैं। लॉग अगर ये लेते तो क्या हो गया, देखिए लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1/n, तो लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1/n लॉग p। p हमारा इन टर्म्स ऑफ लॉग्स के आ गया। ठीक है,
ये हमारा गैस के मामले की बात कर रहे थे। अगर यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले लें, किसी लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के लिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो लिक्विड के लिए भी होता है और गैसेस के लिए भी होता है। अगर हम लिक्विड की यहाँ बात करते हैं तो लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, बस थोड़ा चेंज है, वहां प्रेशर की जगह हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा कि x/m इज इक्वल्स टू kc1 की पावर n। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया kc1 की पावर n आ जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया जो वो लिक्विड के लिए हो गया। तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का केवल इतना ही हमारे में पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो हमारा कैटालिसिस का पार्ट आता है। इसके में कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो मैंने लिखा भी है कि मास्क को बनाने में, और हमारा क्रोमेटोग्राफी में, इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल में, इंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल में जो 10th में हमने पढ़ा है फ्लोटेशन वाला, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें थी हमारी जो हमने आपको बता दी, एप्लीकेशंस है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, कैटालिसिस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा कैटालिसिस का, कि कैटालिसिस क्या है, क्या होती है कैटालिसिस। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कैटालिसिस। सेकेंड पार्ट जो है इसका है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कैटालिसिस क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कैटालिसिस की हम जो बात करेंगे आज, कैटालिसिस की बात कर रहे हैं कि है क्या। तो कैटालिसिस आप अगर देखते हैं तो कैटालिसिस वो होता है जो रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। आप समझेंगे रिएक्शन की रेट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। तो जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर दे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बढ़ा दे घटा दे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के कैटालिसिस में आ जाता है कि रिएक्शन की रेट को वो चेंज कर दे, मतलब अब इफेक्टिव कर दे, चाहे वो बढ़ा सकता है चाहे वो घटा सकता है। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है वो हमारा कैटालिस्ट कहलाता है, और जो ये प्रोसेस होती है अफेक्ट करने की वो हमारी कैटालिसिस कहलाती है। तो अगर हम कैटालिसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो दो सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इट इज नोन एज कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कैटालिसिस। समझ में आया? अब कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिसिस जो है वो हमारी जो उसको क्लासिफाइड किया गया है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक फिजिकली एक केमिकली। जैसे अभी हमने एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा, वैसे यहाँ पर भी है कि एक फिजिकली है और एक केमिकली है। फिजिकली जो होता है कैटालिसिस, अगर हम एक होता है हमारा फिजिकली, दूसरा है हमारा केमिकली। ठीक है, अब फिजिकली में जो है वो 2 है, एक हमारा है होमोजीनियस और दूसरा है हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, समझ में आया? एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। अब है क्या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब होता है, यहाँ पर फिजिकल है तो फिजिकली स्टेट के बारे में बात कर लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि होमोजीनियस वो होते हैं जो यहाँ पर रिएक्टेंट और जो हमारा कैटालिस्ट है, अगर उन दोनों की ही जो फेज है, जो स्टेट है, अगर सेम होती है तो वो हमारा होमोजीनियस कहलाता है। और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज या स्टेट अलग अलग होती है तो वो हमारा कहलाता है हेट्रोजीनियस। एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2SO2 प्लस O2 gives us 2SO3। ये तो हमारा रिएक्टेंट का, ये हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने कैटालिस्ट ले रखा है NO भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस से बन रहा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की जो फेज है, दोनों ही गैस है, इनकी फेज 1 है, इनका स्टेट सेम है, इसलिए ये होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएंगे। हेट्रोजीनियस की बात हम करते हैं तो हेट्रोजीनियस में हो जाता है, जैसे आपका मान लीजिए यही एग्जांपल हम आपको लेके दिखा रहे हैं, 2SO2 प्लस O2 क्या बन गया 2SO3। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो प्लैटिनम ले रहे हैं। प्लैटिनम हमारा क्या है, सॉलिड होता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब ये गैसियस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो इन दोनों की फेज क्या हो गई, अलग अलग हो गई, मतलब ये स्टेट इनकी अलग अलग हो गई, ये गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में। तो जब
कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की स्टेट अलग हो जाती है तो वो हमारा हेटेरोजीनियस कहलाता है, और जब सेम होती तो वो हमारा होमोजीनियस कहलाता है। ये तो हमारा आ गया फिजिकली में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर केमिकल की, तो केमिकली में हमारा जो है वो हमारे हैं, वैसे तो होते हैं 5, बट हमारे सिलेबस में जो है वो हम पढ़ेंगे तो 3 ही है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है एसिड बेस, चौथा है ऑटो कैटालिस्ट और फिर इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। हम आपको पांचों ही डिफाइन कर दे रहे हैं वो क्या होते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में केवल 3 ही है। पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, मतलब जैसे जो रिएक्शन धीमे धीमे हो रही होती है वो रिएक्शन तेजी से हो जाती है। अब आप ऐसे समझिए कि आप पढ़ते तो हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, अब इस तरह से लॉकडाउन है हम सब पढ़ ही रहे हैं घर पे, लेकिन जो स्कूल में आप पढ़ाई होती थी वो अलग थी, क्योंकि आप आते थे, हम सामने होते थे, टीचर सामने हैं आपके, तो आप लोग पे अफेक्ट दूसरा आ जाता था, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से काम करते थे और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते थे। वही है यहाँ पर कि पॉजिटिव कैटालिस्ट है ये, कि हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होना वो एक पॉजिटिव कैटालिस्ट में आ गया। तो जैसे कोई भी रिएक्शन मान लीजिए आपने करी N2 + 3H2 gives us 2NH3, ये बन तो रहा है लेकिन किसके प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हमारी ये 2NH3 प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, जब Fe की प्रेजेंस ले लियोगे, तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव कैटालिस्ट का। अब हम आते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। निगेटिव कैटालिसिस में जो कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को कम कर दे, मतलब अब जैसे आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड अभी ऑनलाइन, अभी जैसे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या हुआ, फ्रेंड ने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे, चलो अभी खेलते हैं, तो आपका तो पढ़ने का मन है लेकिन आपने क्या कहा, उनकी प्रेजेंस में आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आप खेलने में लग गए, तो वो जो फ्रेंड है आपका वो कैसा काम कर रहा है, एज अ निगेटिव कैटालिस्ट काम कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा है एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म का, CaCl3 + O2, ये एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में COCl2 कम बनाता है, आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और वाटर भी निकलेगा यहाँ पर। तो ये हमारी रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कि COCl2 बन रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2COCl2 होगा और HCl होगा, ठीक है। अब ये जो हमारी फॉस्जीन गैस बन रही है यहाँ पर, तो ये आपको पता है फॉस्जीन गैस बहुत ही हार्मफुल होती है, इसलिए यहाँ पर इथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है कि ये इसकी जो चेंजमेंट है, क्योंकि ये क्या होता है सन प्रेजेंस की क्वेश्चन भी आता है कि वाई क्लोरोफॉर्म पुट इन डार्क बॉटल्स, क्योंकि वो सन की रेजर से रिएक्ट नहीं करता है और वो फॉस्जीन गैस में नहीं बदलता, इसलिए हम इसको कलर बॉटल्स में रखते हैं। और फिर इथाइल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम हो, मतलब अगर हो भी रही हो तो एक नामात्र की हो, तो इसलिए हम इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं कि इसकी रिएक्शन ये आगे ना हो प्रोसेस। तो ये कैसा काम कर रहा है, एक निगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं एसिड बेस पे। एसिड बेस कैटालिस्ट आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर का है C12H22O11 + H2O, ये रिएक्ट कर रहा है, ये किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ये एसिड के प्रेजेंस में कर रहा है, जिससे क्या बनता है C6H12O6 + C6H12O6, ग्लूकोज बन गया, ये फ्रक्टोज बन गया। तो ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये एसिड रिएक्शन कहलाएगी। अब मान लीजिए जैसे ईस्टर है, ये सब रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, प्लस H2O। अब ये चाहे एसिड की रिएक्शन में कराओ चाहे OH की रिएक्शन में कराओ, क्या बनेगा CH3COOH + C2H5OH, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब बात आती है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस जो होता है जो खुद ही अपने किसी भी रिएक्शन को होने में जो खुद ही रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, ठीक है। इंड्यूस्ड कैटालिसिस जो प्रोडक्ट बनता है, वही प्रोडक्ट जो बना वो प्रोडक्ट ही एक कैटालिस्ट का काम करता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो खुद ही एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है, वो हमारा इंड्यूस्ड कैटालिस्ट में आ जाता है। तो इतना हमारा है फिजिकली केमिकली के बारे में बताया, हमारे सिलेबस में केवल पॉजिटिव नेगेटिव और एसिड बेस कैटालिसिस है, इतना यहाँ तक का है। उसके बाद में ऑटो और इंड्यूस भी है। ऑटो में बताया कि जो खुद ही एक कैटालिस्ट का जो काम करता है, इंड्यूस में जो प्रोडक्ट बनता है वही इंड्यूस्ड करता है, वही कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो वो हमारे यहाँ पर इतना है कि ये हमारे
इतना हमारा आज का है सिलेबस में। तो आज हम इतना अभी इसको स्टडी करें, इसके बाद हम नेक्स्ट रन पे करेंगे।